बच्चों, अब तक तो आपको ये जरूर पता चल चुका है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन को लड़ती है, ठीक है। और अगर जीत जाती है तो रूल करती है, अगर हार जाती है तो फिर ऑपोजिशन में बैठती है। लेकिन सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो कंटेस्ट इलेक्शन यानी कि जो ये चुनाव लड़ती है उसे करवाता कौन है और वो किस तरीके से करवाता है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कमीशन के ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर होता है कि भैया इस पर्टिकुलर पार्टी को ही जितवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन है वो किस तरीके से कराए जाते हैं और हमारे देश में ये जो इलेक्शन है उसका काम किसे दिया गया है। सभी चीजें हम जानेंगे काफी अच्छे तरीके से। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। देखिए बच्चों, अगर बात की जाए कि हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम किसके पास है तो वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, जो कि 1950 में ही स्टैब्लिश हो गई थी और हमारे देश में 1951 एंड 52 में फेयर तरीके से फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली इलेक्शन भी कंडक्ट करवा लिए गए थे। और आज देखिए 2022 चल रहा है, 75 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो हमारे देश में इलेक्शन करवाते जा रही है, फेयर तरीके से करवा रही है। और 16 लोकसभा यहाँ पे चल रही है और 2024 में 17 लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो कि हमारे देश को क्या रिपीटेड प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे या फिर कोई नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। तो ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का ही है। अब सवाल यहां पर आता है कि ये किस तरीके से करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या हमारे देश में इलेक्शन फेयर तरीके से होते भी हैं या फिर नहीं, और उनका प्रोसेस जो है वो किस टाइप का रहता है, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। ये सभी चीजें बच्चों आपको इसी में पता चल रही है। तो सबसे पहले हम इस इलेक्शन कमीशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। तो बात की गई है एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अगर हमारे देश में कोई भी पार्टी है तो वो रजिस्टर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, ताकि उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। और ये जो कमीशन है वो क्या करेगा, ट्रीट्स एवरी पार्टी एज इक्वल टू अदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो जाती है तो वो उसमें इसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसे जो ट्रीट किया जाता है ना कमीशन की तरफ से वो इक्वली किया जाता है। बट इट ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज टू द लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों उन पार्टीज को जो कि स्टेबल हो चुकी है, एस्टेब्लिश अच्छे तरीके से हो चुकी है और काफी लार्ज है यानी कि बड़ी है, तो उनको कुछ स्पेशल ऑफर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टी की तरफ से। तो अभी ये नेशनल पार्टी क्या होती है और साथ ही स्टेट पार्टी क्या होती है वो हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे अपने फोर्थ पार्ट में। स्टिल अभी आपको इसी के ऊपर अपना फोकस रखना है। दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। आप देखते हो कि हर एक पार्टी का एक सिंबल होता है जिसकी वजह से हम जानते हैं। अगर मैं हैंड की बात करूं तो हम कांग्रेस का नाम लेंगे, अगर मैं फूल की बात करूं कमल के फूल की तो हम बीजेपी का नाम लेंगे, अगर मैं झाड़ू का नाम लूं तो हम आम आदमी का। तो एक रिकॉग्नाइज उनका एक सिंबल होता है जिस वजह से उनको एक पहचान होती है जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होती है, रिकॉग्नाइज की होती है ना। तभी तो लोग एक तरीके से जान लेते हैं, हमें लीडर का नाम पता हो या ना पता हो लेकिन हम सिंबल की वजह से उस पार्टी को जरूर पहचान लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सवाल यहां पर यह आता है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें कर रहा है तो जब इलेक्शन की बात आती है तो इसका क्या रोल रहता है, यानी कि प्रोसेस किस टाइप से देखा जाता है कि इलेक्शन ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक कॉमन वे में भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो इलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें होता है फॉर्मेशन एंड इलेक्टोरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय द कमीशन। तो कमीशन क्या करता है, एक प्रकार से गठन करता है यानी कि फॉर्मेशन करता है और साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे डिसाइड करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतने पर्सन हैं तो ये सब वोट डालने के लिए एलिजिबल है, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट डालेंगे। तो पूरे देश के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, अपडेटिंग एंड फाइनलाइज द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वोट डालने का काम लोग ही तो करते हैं। अब पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक पर्सन, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जो जहां रह रहा था
वो वहीं पे रह रहेगा, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट भी तो होगा, या फिर उनने उस सिटी को, स्टेट को ही छोड़ दिया, माइग्रेट हो चुका हो। तो इसलिए अपडेट की जाती है हर बार और फाइनलाइज की जाती है वोटर लिस्ट की भाई एग्जिस्टिंग टाइम में कौन कौन से वोटर है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि भैया चलो इस दिन से इलेक्शन आपके किए जाएंगे, ताकि लोगों को पहले पता चला। ये तो ठीक है कल बता रहे कि भैया कल वोट डालना था, अरे वैसे लोग नहीं जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाती है। उसके अलावा फिर बात आती है नॉमिनेशन की कि भैया कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और उसके बाद जब नॉमिनेशन भर लिए जाते हैं तो रिव्यू किया जाता है फॉर्म का कि भैया ठीक भी है कोई पर्सन, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी भी चाहिए होती है कि वह देश का नागरिक होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो हम आगे भी जानेंगे। इसके अलावा टाइम फॉर विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर, यानी कि जो कैंडिडेट जिसने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करा था तो ऑप्शन भी दिया जाता है कि क्या आप अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो उसका भी टाइम दिया जाता है। तो जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है अब आता है फाइनलाइजिंग ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स इन द इलेक्ट्रॉन एंड पब्लिकेशन ऑफ सच अ लिस्ट। तो हम देखते हैं कि वोटर लिस्ट कितनी है, सब ये डिसाइड हो जाती है और किन किन जनों ने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था कि वो उस चुनाव में लड़ सकते हैं, ये फाइनलाइज हो जाता है। अब क्या होता है, अब बारी आती है इलेक्शन की। तो देखिए कैसे होता है, तो भैया इलेक्शन डालेंगे कैसे, हम वोट डालेंगे कैसे, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, बैलेट पेपर को प्रिंट किए जाते हैं। बैलेट पेपर के थ्रू भी वोटिंग होती है हमारे देश के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि क्विक तरीके से काम करती है वो है द प्रोपोर्शन ऑफ ईवीएम। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और द बैलेट बॉक्स। तो हमारे देश के अंदर अलग अलग टाइप से वोट डाले जाते हैं, लेकिन मेजरली बात आती है ईवीएम की। ठीक है, इसके लोग फेवर में भी रहते हैं और अगेंस्ट भी रहते हैं। इसके बाद बात आती है कि चलो ये भी स्टैब्लिश कर दी गई, अब वोटर वोट कैसे डालेगा, अब वोटर जाएगा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पोलिंग बूथ इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहां पे वोटर जाके वोट डाल के आते हैं। और जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनके सामने क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पोलिंग पार्टीज, यानी कि एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन के सामने उस कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी और उसका सिंबल वहां पे मेंशन होता है। जो भी हमें पसंद होता है हम उसके ऊपर टैप करते हैं और वोट उस पार्टी उस लीडर को चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो होता है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। इसके अलावा कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन और साथ ही काउंटिंग ऑफ द वोट्स। तो यानी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका रिजल्ट निकलता है तो वोटों की काउंटिंग होना शुरू होती है, फिर फाइनलाइज करके उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है और रिजल्ट के बाद जो भी पार्टी जीत जाती है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ भाई आपके पास प्रूफ है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। और अगर किसी को लगता है कि नहीं उनके साथ अनफेयर एक्टिविटी हुई है तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सेटलमेंट भी करता है जो पेटिशन डाली जाती है। अगर वाकई में वो जो पेटिशन सही निकली है तो उसके ऊपर रिव्यू किया जाता है और वहां पे दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि भैया हमारे देश में कुछ इस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। होप सो कि बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि ये भी तो आता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन को लड़ती हैं, जो लीडर है जो इलेक्शन को लड़ते हैं, ये जीतते कैसे हैं, उसका एक प्रोसेस क्या है, किस टाइप के सिस्टम को हमने रख रखा है कि भैया इतने सारे लीडर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और किसे जितवाया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसे समझने के लिए हम बात करेंगे एफपीटीपी सिस्टम के बारे में। एफपीटीपी सिस्टम जो है बच्चों वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था और इसके पीछे का रीजन भी मैं बता दूंगा क्योंकि काफी सिंपल सा सिस्टम है। देखिए अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या बात की गई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जी हाँ, इसमें होता क्या है कि कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट, यस ये याद रखना, हाईएस्ट वोट अमंग द टोटल कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन इज डिक्लेयर इलेक्टेड। बड़ा सिंपल सा है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, पहले आप ये लाइन समझ लीजिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गेट इवन 50% ऑफ द टोटल वोट्स। बस इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिएगा टोटल जो कैंडिडेट है वो 3 कैंडिडेट यहां पे खड़े हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है। अगर वोट की बात की जाए तो टोटल 1 के वोट यानी कि 1000 वोट डाले गए, जिसमें से एक कैंडिडेट को 1000 में से कितने मिले, 400, ठीक है। बी कैंडिडेट को मिले हैं 300 और सी कैंडिडेट को मिले हैं
300। तो आप देखोगे कि बी और सी वाले कैंडिडेट को कम कम मिले हैं, लेकिन ए कैंडिडेट को कितने मिले? 400। तो उससे क्या मिला कि बी और सी कैंडिडेट वाले से ज्यादा वोट मिले, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल वोट देखोगे ना, 1000 वोट में से उसको सिर्फ 400 ही वोट मिले, लेकिन 600 वोट उसके अगेंस्ट में पड़े हैं। तो आप रेशियो देख रहे हो, इक्वल नहीं हो रहा, बल्कि उसको सिर्फ ज्यादा वोट मिले हैं उन कैंडिडेट से जो कि कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे थे, यानी कि जो चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि इतने परसेंट आपको वोट चाहिए, 50% यानी कि 500, बस आपको ज्यादा चाहिए। रेस की तरह है ये, बिल्कुल ऐसा है जैसे क्लास में डजंट मैटर कि अगर आपके 60% आ रहे हैं और 60% से कोई बच्चा ज्यादा लाया ही नहीं और सिर्फ आप ही लेके आए हो, तो क्या होगा? आपको फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से एफपीटीपी सिस्टम में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। इट मींस दैट इन इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर एंड हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर। तो इसलिए इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले और पहले पाव वाला नाम दिया गया है। इसका एक मीनिंग ये भी था बच्चों कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे देश के अंदर इलेक्शन सिस्टम को इजी रखना था, क्योंकि लिटरेसी हमारे देश में इतनी थी नहीं, ताकि लोगों को आसाम से इलेक्शन सिस्टम जो है वो समझ आ सके। तो इसलिए एफपीटीपी जैसा सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था और आज तक यही चल रहा है। तभी हमारे देश के अंदर ये जो पॉलिटिक्स है ना वो काफी एक्टिव रहती है। खैर, तो ये तो हो गया एफपीटीपी के बारे में। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के, कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द अपडेटेड वोटर लिस्ट इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? अपडेट करेगा वोटर लिस्ट को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, उसलिए उनके एड्रेस में चेंजेस आता रहता है, माइग्रेट होते रहते हैं, तो इसलिए अपडेशन वहां पे जरूरी है। इसके अलावा इट आल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन एंड प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया इलेक्शन की टाइमिंग क्या होगी और उसका शेड्यूल क्या रखा जाएगा। और इसके अलावा शेड्यूल के अंदर वो बहुत सारी चीजें भी मेंशन करता है, जैसे नॉमिनेशन फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट ऑफ स्क्रिप्टिंग कब की होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल नॉमिनेशन का वो कब होगा, डेट ऑफ पोलिंग कब है, डेट ऑफ काउंटिंग कब है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारा का सारा शेड्यूल क्या करता है? इलेक्शन कमीशन पहले से ही निकाल देता है और उसी के अकॉर्डिंग उस चीजों के ऊपर काम किया जाता है। और साथ ही अगर देखा जाए तो इनका मेन ड्यूटी रहती है कंडक्ट फ्री एंड फेयर पोल, यानी कि एक अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर पोल हो सके। और साथ ही इसके लिए वो क्या करता है? इट हैज द पावर टू इंप्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन एंड इट पनिशेस दोज हु ट्राई टू वायलेट इट। यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास ये भी राइट होता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करता है इलेक्शन के टाइम पे, कि कहीं कोई भी ऐसा नेता जो कि एक तरीके से वायलेटेड वाले या फिर ऐसे भाषण दे दे जिससे कि किसी एक कास्ट वालों को, एक धर्म वालों को, यानी रिलीजन वालों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सके और एक तरीके से सोसाइटी के अंदर इंस्टेबिलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन जैसी फीलिंग्स आने लग जाए लोगों के अंदर। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर भी काफी नजर रखी जाती है। तो इसलिए उनका जो भाषण होता है, उनकी जो रैली होती है, उसे रद्द भी कर दिया जाता है। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टी एंड एलोकेट फ्लैग सिंबल टू द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टी। ये सभी काम उसी के होते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन मॉनिटर एंड सुपरवाइज द इलेक्शन एंड टेक अ डिसीजन अबाउट एनी डिस्प्यूट रिलेटेड विद द इलेक्शन। अगर किसी भी टाइप का वहां पे अनफेयर एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उसके लिए मेजर स्टेप लेने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। होप सो कि बच्चों आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा बात की जाए अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इनका क्या रोल होता है इलेक्शन के अंदर? इन्हीं का ही तो रोल होता है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द इलेक्शन मीनिंगफुल, ताकि इलेक्शन मीनिंगफुल हो सके। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी ऑफर अट्रैक्टिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम बिफोर द वोटर एंड आस्क फॉर देयर वोट। होता है ना कि भाषण के रूप बताया जाता है कि हम आपके लिए ये वाली पॉलिसी ला रहे हैं, अगर आप हमको जितवाओगे तो हम आपकी बिजली, पानी, जॉब्स, बहुत सारी चीजें आपके लिए निकालेंगे, सब फ्री कर देंगे, वगैरह वगैरह, एक तरीके से अट्रैक्ट करना है ना। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी ऑफर चॉइस बिफोर द वोटर। जी हाँ बच्चों, वोट डालने से पहले आपको वो चॉइस देती है कि भैया ए पार्टी को दोगे, बी को या सी को या डी को। तो हर कोई अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, लोगों को जो अच्छा लगता है उसको वोट डाल देता है। पॉलिटिकल पार्टी एजुकेट द पीपल एंड प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस। इसलिए वो टाइम टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, ताकि वो उसकी पार्टी से जुड़ सके, मेंबर बन सके। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए लीडर की, एक्टिव मेंबर की और साथ ही उसके फॉलोवर का होना जरूरी है। तो इसलिए टाइम टाइम पे ये सारी चीजें भी की जाती है। और लास्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट।
अगर भैया जीत गए तो आप रूलिंग पार्टी हो गए। तो रूलिंग पार्टी क्या करती है, रन अ गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट को चलाती है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। ये सभी चीजें आपको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारे काम। और होप सो कि आपको ये अब पता चल चुका होगा कि हमारे देश में फेयर तरीके से इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, कौन करवाता है और उसका जो फुल प्रोसेस रहता है वो किस टाइप का रहता है। तो ये था बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक, इलेक्शन कमीशन। अब बात आगे हम करेंगे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के अंदर। आपको पता चलेगा कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में कितनी नेशनल पार्टी है, जो कि आपको फोर्थ पार्ट के लिए वेट करना होगा। सो होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो है वो काफी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।